हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन कंप्लाइंस ऑफ गार्निशी ऑर्डर। यदि अगर आपका जो गार्निशी ऑर्डर होता है, अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बैंकर उसको कंप्लाई करने से मना कर देता है तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बैंकर्स ड्यूटी अपॉन रिसीविंग अ गार्निशी ऑर्डर। बैंकर की सबसे पहली इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या होगी जब उसको गार्निशी ऑर्डर मिलता है। सो व्हेन अ कोर्ट इशू अ गार्निशी ऑर्डर टू अ बैंक, द बैंक इज़ लीगली बाउंड टू कंप्लाई। बैंक उस गार्निशी ऑर्डर के तहत अपनी सारी चीज़ों को एज इट इज़ करेगा। एज इट बिकम्स अ डायरेक्ट पार्टी टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। वो बैंक उस डिग्री को, उस ऑर्डर को जो है वो एग्जीक्यूशन करेगा, उसका क्या करेगा, पालन करेगा। सिंस द ऑर्डर ओवरराइड्स द यूजुअल बैंकर कस्टमर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, द बैंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम क्रिटिकल। अब जो कि ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है हमारे बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप पे, तो बैंकर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस वाली होती है। यहाँ पर जो ड्यूटीज़ होती है बैंकर की, वो कुछ नीचे दी गई हैं। पहली ड्यूटी हमारी होती है एग्जामिन द ऑर्डर केयरफुली। सबसे पहला जो काम होता है बैंक का, वो उस गार्निश ऑर्डर को क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, उसको कम्प्लीटली तरीके से पहले एग्जामिन करेगा कि कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा है, कितना हमको रिक्वायरमेंट है, कितनी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द बैंक मस्ट वेरीफाई द वेदर द नेम ऑफ द जजमेंट डेटर इज मेंशन इन द ऑर्डर और नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली विद द नेम ऑफ इट्स अकाउंट होल्डर। तो सेम अकाउंट नाम है या नहीं है। दूसरा, अमाउंट जो स्पेसिफाई कर रखा है उस अमाउंट का पैसा उस बैंक अकाउंट के अंदर है या नहीं है। तीसरा, द बैंक मस्ट ऑल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द अकाउंट, दैट वो सिंगल नेचर का अकाउंट है या फिर जॉइंट अकाउंट है या ट्रस्ट अकाउंट है या ऑफिशियल अकाउंट है या क्या है। दूसरी ड्यूटी जो इसकी बनेगी वो है फ्रीज द फंड्स इमीडिएटली। वंस ऑर्डर अगर कंफर्म हो जाता है कि ये हमको एग्जीक्यूशन करना ही करना है, तो बैंकर अब क्या करेगा, उस अकाउंट को क्या कर देगा, फ्रीज़ कर देगा इन द डेटर्स अकाउंट टू प्रिवेंट द विड्रॉल्स, ताकि वो विड्रॉल्स ना कर पाए। दूसरा, ये जजमेंट डेटर को प्रिवेंट करता है कि वो अपने बैंक बैलेंस को किसी भी फॉर्मेट में रिड्यूस नहीं कर सकता जब तक वो क्रेडिटर को पैसा नहीं देगा। दूसरा है द फ्रीज अप्लाइज ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द डिग्री अमाउंट। केवल उतना ही अमाउंट वो फ्रीज़ करेगा जितना अमाउंट गार्निशी ऑर्डर के अंदर मेंशन है। तीसरी ड्यूटी जो होगी वो है रिपोर्ट टू द कोर्ट। वो कोर्ट को रिपोर्ट करेगा और बताएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमने कर दी है। अगर फ़ंड आपका अवेलेबल है तो बैंक उसको एक्नॉलेज करके उस फंड को फ्रीज़ कर देगा और साथ ही साथ क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि वो अमाउंट प्रॉपरली क्रेडिटर के खाते में गया है या नहीं गया है। दूसरा, इफ़ द कस्टमर्स अकाउंट हैज़ इनसफिशिएंट फंड, अगर उसके पास इतना पैसा है ही नहीं, तो बैंकर उसकी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट को डिस्क्लोज़ कर देगा और जितने भी सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे उस केस के, उस डिक्री के अकॉर्डिंग वो ऑनरेबल कोर्ट को बता देगा कि हम इस चीज़ के कंप्लाई नहीं कर पाए, ये इसके जो पॉइंट थे इसके पास सफिशिएंट फंड नहीं था। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग द सेफगार्ड टू द बैंक फ्रॉम द लायबिलिटी एंड इंश्योर द कोर्ट इज़ फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ द अकाउंट। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलेगा अकाउंट होल्डर जो हमारा कस्टमर है उसके साथ, बैंकर और कोर्ट तीनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और कंप्लीट पल पल की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहेगी। नेक्स्ट है नॉट टू डिफाई और डिले। बैंकर बिना किसी देरी के, बिना इग्नोर किए, बिना किसी देरी के उस गार्निश ऑर्डर का क्या करेगा, कंप्लाइंस करेगा। अगर गार्निश ऑर्डर को कंप्लाइंस करने से फेल हो जाता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग लगेगी और बैंक लायबल मान लिया जाएगा। सिंस गार्निशी ऑर्डर एक डायरेक्ट कमांड होती है फ्रॉम द जुडिशरी, तो बैंकर्स की ड्यूटी है कि उस जुडिशरी की कमांड को एज इट इज़ फॉलो करे और भाड़ में जाए आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। सबसे पहले कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको एज इट इज़ कंप्लाइंस किया जा सके।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नॉन कंप्लाइंस ऑफ आपका जो है ये गार्निशी ऑर्डर है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि बैंक अकाउंट बिकम पर्सनली लायबल, बैंक पर्सनली लायबल हो जाएगी वहाँ पर अगर वो कोर्ट के गार्निशी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करवाती है तो। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लगेंगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस तरीके से एक्सप्लेनेबल है, सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है, तो सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगा, पेनल्टीज़ लग सकती हैं, फाइन्स जा सकते हैं, इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में। तीसरा अटैचमेंट ऑफ बैंक्स प्रॉपर्टी, बैंक की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, कोर्ट जो होगा वो बैंक की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा और ऑर्डर देगा अटैचमेंट का, जिसमें बैंक्स की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और वो रिकवर किया जाएगा अमाउंट अगर बैंक आपका डिसऑनर करती है ऑनरेबल कोर्ट के गार्निशी ऑर्डर को। नेक्स्ट है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, वो अपनी क्रेडिबिलिटी तक खो सकती है, अपनी रेपुटेशन खो देगी और अपना जो टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, वो सारे रिश्ते नाते भी खो सकती है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल लाइबिलिटी और ऑफ द बैंक ऑफिसर। प्रोफेशनल लाइबिलिटी मतलब इंडिविजुअली इंसान के ऊपर प्रोसीडिंग्स लगाई जा सकती हैं। सीनियर रैंक के जो ऑफिसर्स रहेंगे बैंक के अंदर, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को तहत डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर आपका बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है। पहला ये है कि अगर कोई भी फ़ंड अवेलेबल ही नहीं हुआ तब भी आपका बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है। दूसरा जॉइंट अकाउंट है तो फिर बैंक वहाँ पर रिफ्यूज़ कर सकता है। तीसरा ट्रस्ट और फिड्यूशरी अकाउंट है और चौथा एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है, जैसे कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युइटी एक्सेट्रा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ केस लॉज हैं। पहला है जॉर्ज सिम्पसन वर्सेस स्विस बैंक कॉरपोरेशन, 1921 का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, जहाँ पर ये चीज़ क्लेरिफाई करी गई कि जो लीगल नेचर होता है बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर कस्टमर और बैंकर दोनों आपस में लॉफुली एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। ये रिलेशनशिप आपका काफ़ी हद तक डेटर और क्रेडिटर के रूप में भी देखा जा सकता है। बट बात अगर हम गार्निशी ऑर्डर के कंटेक्स्ट में करें तो गार्निशी ऑर्डर में उसको कंप्लाई कराना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सिंस द मनी इन द बैंक लीगली बिलोंग्स टू द कस्टमर, सो दैन अ जजमेंट क्रेडिटर कैन सीक द अटैच ऑफ सच फंड थ्रू द गार्निशी ऑर्डर। एंड पर्टिकुलरली बच्चों, दैट डिसीजन मेड इट क्लियर दैट बैंक्स as a debtor and customers as a creditor are legally bound to comply with according to the Garnishi order। दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस सुरजीत सिंह, 1981 का ये लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया और बताया कि बैंक्स की कितनी ज़्यादा ऑब्लिगेशंस होती हैं। उनको सबसे पहले कोर्ट के जो गार्निशी ऑर्डर है उसको सम्मान करते हुए उस ऑर्डर को कंप्लाई कराना होगा। द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट वन सच ऑर्डर इज़ इशूड, एक बार अगर आपका ऑर्डर इशू हो गया तो बैंक की ये जिम्मेदारी है, उसकी लीगल ड्यूटी है कि उसको एज इट इज़ इस ऑर्डर को कंप्लाइंस कराना होगा। तीसरा आपका पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस बैंक के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये चीज़ बताई है कि गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो बाइंडिंग नेचर का होता है और गार्निशी ऑर्डर एक बार अगर यदि किसी बैंक को दे दिया गया तो फिर वो इमीडिएटली सामने वाले इंसान का अकाउंट फ्रीज़ कर देगा। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है लॉस से बचने के लिए। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखें इसका, तो सपोज़ एक कस्टमर ने 10 लाख रुपए देने थे क्रेडिटर को और कोर्ट इशू करती है गार्निशी ऑर्डर और अटैच कर लेती है बैंक अकाउंट जो ABC बैंक अकाउंट था, तो ABC बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर लेगी 10 लाख रुपए और डिपॉजिट कर देगी कंप्लेनेंट के खाते में, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर ABC बैंक इग्नोर कर देती है उस ऑर्डर को तो उस टाइम पे कस्टमर को अलाउ करेगी कि तू अपना फ़ंड वो विड्रॉ कर ले वहाँ से। क्रेडिटर कैन डिमांड दैट द बैंक इटसेल्फ पेड 10 लाख रुपीज़ सिंस द बैंक फेल टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। प्रिवेंटिव मेजर्स तो हम बात करेंगे तो पहला ये है कि लीगल सेल जो होता है बैंक का वो गार्निशी ऑर्डर को कंप्लाई करवाएगा। दूसरा, एक प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ होगा जो कि इस टाइप के ऑर्डर्स को लीगली हैंडल करेगा और उसको आगे एग्जीक्यूशन में डालेगा। तीसरा,
क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी बिटवीन द कस्टमर, बैंकर एंड ऑनरेबल कोर्ट। चौथा, फर्दर डिस्प्यूट्स, फर्दर लिटिगेशन से बचाने के लिए इस ऑर्डर को एज इट इज़ कंप्लाई करना होगा। सो नॉन कंप्लाइंस विद द गार्निशी ऑर्डर एक सीरियस ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी मानी जाती है, तो इसको ऑनरेबल ड्यूटी को एज इट इज़ फॉलो कर लेना चाहिए। इफ़ समबडी इज़ इग्नोरिंग और वायलेट दैट ऑर्डर, इट इज़ वेरी रिस्की एंड ऑल्सो अ पर्सनली लाइबल वाली बात हो जाएगी कि आप ऑलरेडी कोर्ट से जो है मिसबिहेव कर रहे हैं, और प्लस साथ ही साथ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अट्रैक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।